देश में हार्ट अटैक के बढ़ते मामले अब गंभीर चिंता का सबब बन गए हैं, क्योंकि दुनिया में हार्ट अटैक से होने वाली कुल मौतों में लगभग 20% हिस्सेदारी अकेले भारत की है। सबसे बड़ी बात यह है कि कई मामले कम उम्र में भी देखने को मिल रहे हैं और कई तो यंगस्टर्स में भी देखने को मिले हैं। इसीलिए नई गाइडलाइंस सामने आई हैं जो कहती हैं 19 साल की उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल की जांच शुरू कर देनी चाहिए और हर 5 साल में लिपिड प्रोफाइल करना जरूरी हो जाना चाहिए। 19 साल यानी कि टीन एज। तो टीन एज में ही क्या आपके हार्ट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के टेस्ट की अब ज़रूरत आन पड़ी है? इन गाइडलाइंस का क्या मतलब है? क्यों इनको गंभीरता से लेना चाहिए और अगर आपने गंभीरता से नहीं लिया तो फिर कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं? आज विस्तार से चर्चा करेंगे इसी पर। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज हम नई गाइडलाइंस पर चर्चा करेंगे देश के चोटी के विशेषज्ञों के साथ। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल की बीमारी को लोग कभी बुजुर्गों की परेशानी मानते थे, लेकिन वक्त अब आगे निकल गया है और सच अब चौंकाने वाला है। हार्ट अटैक अब उम्र नहीं पूछता और डॉक्टर अब साफ चेतावनी दे रहे हैं कि दिल की सुरक्षा की शुरुआत 40 या 30 नहीं बल्कि सिर्फ 19 साल की उम्र से हो जानी चाहिए। नई ग्लोबल हार्ट गाइडलाइन पहली बार इतना बड़ा बदलाव लेकर आई है और संदेश बिल्कुल साफ है कि दिल की बीमारी अब युवाओं के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की ताजा गाइडलाइन कहती है कि अब 19 साल की उम्र से ही कोलेस्ट्रॉल की जांच शुरू कर देनी चाहिए और हर 5 साल में एक बार इसे दोहराना जरूरी है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल शरीर में बिना शोर किए, बिना लक्षण दिए दिल की नसों को धीरे धीरे कमजोर करता रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जब लंबे समय तक बढ़ा रहे तो नसों में प्लेट जमनी शुरू हो जाती है और यही प्लेट आगे चलकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे खतरे बढ़ाती है। भारत के लिए ये गाइडलाइन और भी अहम है, क्योंकि साउथ एशियन कम्युनिटी में हार्ट डिजीज का खतरा बाकी देशों के मुकाबले हमारे यहाँ ज्यादा है। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि भारतीयों को कम उम्र में ही दिल की बीमारी पकड़ लेती है और नतीजे भी अक्सर गंभीर होते हैं। यही वजह है कि युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों में मेडिकल गाइडलाइन बदल दी है। दूसरी ओर एक रिपोर्ट बताती है कि भारत दुनिया में करीब 20% हार्ट अटैक से मौतों के लिए अकेले जिम्मेदार है। दिक्कत यह है कि लोग समय पर जांच नहीं कराते और बीमारी पकड़ में तब आती है जब हालत गंभीर हो चुकी होती है। तो आखिर 19 साल की उम्र में कौन कौन से टेस्ट जरूरी हैं? सबसे पहले लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जिसमें एचडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड और टोटल कोलेस्ट्रॉल की पूरी रिपोर्ट मिल जाती है। इसके साथ ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और फैमिली हिस्ट्री की भी जांच करवाना बेहद जरूरी माना गया है। लेकिन सिर्फ जांच ही नहीं, लक्षणों को नजरअंदाज करना भी खतरे को न्योता देना है। अगर अक्सर सांस फूलती हो, सीने में दबाव जैसा महसूस होता हो, बहुत थकान रहे, चक्कर आए या फिर दिल की धड़कन अनियमित हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। विशेषज्ञ कहते हैं कि हार्ट की बीमारी अचानक नहीं आती, लेकिन उसके संकेत जरूर आते हैं। दिल मजबूत होगा तो जिंदगी भी मजबूती से आगे बढ़ेगी। इसलिए उम्र के बढ़ने का इंतजार मत कीजिए। दिल की देखभाल की शुरुआत 19 साल की उम्र से ही कीजिए। समय पर जांच करवाइए और खुद को, अपने परिवार को दिल की बढ़ती बीमारियों से बचाइए, क्योंकि जब दिल मजबूत रहेगा तभी जिंदगी की धड़कनें भी भरोसे से चलती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज कुमार सर का, प्रिंसिपल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी मैक्स हेल्थ केयर और देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज कुमार सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम बंसाली सर, सीनियर फिजिशियन, बॉम्बे हॉस्पिटल। आप भी देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गौतम बंसाली सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा जी, देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर मनोज कुमार सर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टडी है और आई तो ये AHA ACC की ओर से है, कोलेस्ट्रॉल गाइडलाइंस 2026, बट भारतीय और थोड़ा सा बिगर पर्सपेक्टिव में अगर साउथ एशियंस को लेकर इसमें चलें तो कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग 19 साल से शुरू कर देना क्या वाकई में ज़रूरी है सर, और क्यों? जी दीपक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अभी 13 मार्च को ये AHA गाइडलाइंस आई है नई डिस्लिपिडीमिया मैनेजमेंट की, और इसमें इन्होंने कहा है कि 20 साल से नीचे ही आपको इनिशियल स्क्रीनिंग करनी चाहिए। देखिए, मैं तो इसमें और जोड़ूंगा कि जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो बोलती है कि फर्स्ट जो लिपिड स्क्रीनिंग है वो 9 से 11 साल के बीच में होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंजेनाइटल डिजीजेज हैं
जो कंजेनाइटल हाइपरलिपिडीमिया जिसको बोलते हैं, जो जेनेटिकली होता है, उसकी स्क्रीनिंग और अर्ली एज में होनी चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि 19 साल का जो पैरामीटर दिया है इन्होंने कि इस समय स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ये हम लोगों के लिए भी खास करके बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए करीब करीब जो 50% पेशेंट्स होते हैं उनकी एज 50 साल से कम होती है, और यंग इन्फाक्ट जो डिफाइन करते हैं कि 40 साल से कम उम्र के लोग, उसमें करीब करीब 25 से 30% लोग होते हैं। खास करके हमने इधर देखा पोस्ट कोविड के बाद, आपने देखा होगा कि अर्ली जो यंगेस्ट है जिसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से वो 17 साल के बच्चे की हुई। तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल कंटेम्प्रेरी गाइडलाइंस की जो ये पैरामीटर्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि इस स्क्रीनिंग के बाद हम अर्ली लाइफस्टाइल इंटरवेंशन शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ उन्होंने और जोड़ी है कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए और गुड कोलेस्ट्रॉल पूरा हो जाए, इसका मतलब नहीं है कि आप गेट आउट ऑफ जेल सर्टिफिकेट आपको मिल जा रहा है। उन्होंने कुछ पैरामीटर्स बोले हैं कि जैसे लाइपोप्रोटीन ए, अगर इसका लेवल 50 से ज़्यादा है तो आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक दोनों के रिस्क बहुत बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा है कि लाइफ में एक बार आपको लाइपोप्रोटीन ए कराना है। उसी तरह से उन्होंने कहा है कि 40 प्लस के लोगों को कैल्शियम स्कोरिंग होती है, CAC बोलते हैं, उसमें CT से आप कैल्शियम देखते हैं कि आपके आर्टरीज में, हार्ट के आर्टरीज में कितनी आर्टरी है। और एक और पैरामीटर उन्होंने ApoB का लेवल बताया है। जहाँ तक आपने बात कही कि साउथ ईस्ट एशियंस जो हैं, हम बहुत दिन से जान रहे हैं कि आनुवंशिक तौर पे जेनेटिकली हम लोग मोर प्रोन हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। हमारे यहाँ 10 साल पहले हार्ट में ब्लॉकेज होती है, और ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस है ये एडोलेसेंस या किशोरावस्था से ही शुरू हो जाता है। फैटी स्ट्रिक से शुरू होता है और वहाँ पे चर्बी जमते जमते वो एक कहिए कि हार्ट अटैक का रूप लेता है जब ये रप्चर होता है और ब्लड के साथ क्लॉट बनाता है, तो उसके बाद वो आर्टरी को बिल्कुल क्लॉग कर देता है। तो जहाँ तक बात है कि हमें प्रिवेंट करना है, और हम देख रहे हैं कि ये अनस्टॉपेबल एपिडेमिक की तरह से हार्ट अटैक हो रहा है, चलते चलते नाचते नाचते कहीं जिम में कोई गिर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही आज के डेट के लिए बहुत ही सही है कि आप 19 साल के पहले आप एक बार अपना लिपिड स्क्रीनिंग कराएं, एक बार लाइफ टाइम में लाइपोप्रोटीन ए कराएं, और हमेशा ये ध्यान रखें कि लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत अर्ली स्टार्ट करना है, जैसे वेट मैनेजमेंट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना, और किसी भी तरह का सब्सटेंस से भी उसको रोकना होगा बच्चों में। एब्सोल्युटली। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने बोली वो ये कि भारतीयों में हार्ट अटैक वेस्टर्न कंट्री से लगभग 10 साल पहले आ जाता है। एवरेज फर्स्ट हार्ट अटैक एज जो है इंडिया में वो 52-53 साल है, जबकि यूरोप US में कम से कम ये 63 से 65 साल के बीच में है। अब आप सोचिए कि वहाँ पर जहाँ पर हार्ट अटैक हमसे 10 साल बाद आ रहा है, वहाँ पर 19 साल रिकमेंड किया जा रहा है। डॉक्टर भंसाली, ये कितना इंपॉर्टेंट है सर कि वहाँ पर जागरूकता ऑलरेडी है, स्क्रीनिंग अच्छी है, लाइफस्टाइल तो वहाँ पर भी अब लगातार ख़राब होती जा रही है, लेकिन स्क्रीनिंग, उपलब्धता, जागरूकता इसमें हमसे आगे हैं। अगर वहाँ पर भी अगर 19 साल की बात की जा रही है तो भारत जैसे देश में ये कितना ज़रूरी हो जाता है कि हम अर्ली एज स्क्रीनिंग करें सर हार्ट की। जी डेफिनेटली दीपक जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 19 साल में कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करना या स्क्रीनिंग करना, उसको लेकर के कोई ये जो नया गाइडलाइन है ACC अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड AHA जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का, उसको लेके कोई डरने की, पैनिक होने की या घबराने की बात नहीं है। Right. जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस होती जाती है उतना ही ज़्यादा हमारा ध्यान जाता है प्रिवेंटिव मेडिसिन पे कि हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ की स्क्रीनिंग की जा सकती है कि हम लोग जल्दी जो हार्ट अटैक के केसेस आजकल आ रहे हैं उससे बचाया जा सकता है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो यंग हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जो यंग हार्ट अटैक है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो जिम में हो, चाहे वो एक्सरसाइज करते वक्त हो, चाहे वो ऑफिस में हो रहा हो, यंग लोगों के अंदर जब कार्डियक अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, जिसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो रप्चर होता है, सडन डेथ होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है यंग लोगों में हार्ट अटैक से सडन डेथ होने लग जाती है। ओल्ड एज में अगर हार्ट अटैक आता है तो आपको समय मिलता है, क्योंकि आपकी कोलेटरल वेसल्स डेवलप हो जाती है और आपको हॉस्पिटल पहुंचने तक का समय मिलता है। यंग लोगों में नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो ये नई गाइडलाइन 2026 आई है उसके हिसाब से ये है कि आपको जितना जल्दी अगर स्क्रीनिंग करते हैं तो हम लोग कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं।
सबसे बड़ा कार्डियक इश्यूज के अंदर प्रॉब्लम होता है जेनेटिक्स का। आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, जिन जिन लोगों की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिक्स होती है, उन लोगों में कार्डियक इवेंट अर्ली एज में होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। सेकेंडली हमारी देखी जाए तो लाइफस्टाइल। आज अगर आप किसी भी बच्चे को देखा जाए, एक हमारा टाइम था या आपका टाइम था जब खाने में आदमी बाजरे की गांठ खाता था, ज्वारी चीज़ खाते थे, है ना, खाने का नाश्ता करने की वो चीज़ें अलग होती थी। आज के टाइम में 80% बच्चे मैगी खाते हैं, चिप्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। मैं खुद अपने छोटे बच्चे को देखता हूँ, उसका भी लाइफस्टाइल उसी टाइप का है। तो जिस तरह का लाइफस्टाइल हो गया, जिस तरह की जंक फूड हमारे लिए अवेलेबल हो गया है, आज कोई भी खाना बनाना पसंद नहीं करता, हर कोई स्विगी जोमेटो से मंगवाना पसंद करता है जो इजीली अवेलेबल हो, फास्ट फूड हो, जंक फूड हो जो इजीली अवेलेबल है, और टेस्टी भी है, लेकिन हेल्थ के लिए वो बहुत ही ख़राब है। वो लेने की वजह से अर्ली एज में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल जो आपका है, LDL ट्राइग्लिसराइड लेवल वो बढ़ता है। जितना बैड कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक मतलब जो वेसल्स होती है, कार्डियक वेसल्स, उसके ऊपर प्लाक बनने लग जाता है और वो सडनली रप्चर होता है अगर आप थोड़ा भी हैवी एक्सरसाइज करने लगते हो। और यंग आदमी करता भी एक्सरसाइज और उसमें सडन डेथ होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। सो ये जो जितना जल्दी स्क्रीनिंग अगर हम लोग कोलेस्ट्रॉल की करते हैं, ट्राइग्लिसराइड की करते हैं, हम लोग फ्यूचर इवेंट अगर हो सकते हैं या यंग डेथ अगर होने वाली है तो उससे बचा जा सकता है। तो ये इस तरह की स्क्रीनिंग प्रिवेंटिव मेडिसिन जिसे हम कह सकते हैं, मरने से बचने के लिए बहुत बड़ा अच्छी गाइडलाइन है। मुझे लगता है इस तरह की गाइडलाइन का वेलकम करना चाहिए और लोगों को अवेयर होना चाहिए। इससे पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पैनिक वाली बात नहीं है, बल्कि इससे और जागरूक होने की आवश्यकता है। बट डॉक्टर मेहरोत्रा, दिक्कत क्या है भारत में कि डिनायल मोड में हम रहते हैं, और ख़ास तौर से पेरेंट। अब अगर हम 19 साल के बच्चे के लिए कहेंगे कि साहब आप प्लीज़ एक बार प्रिवेंटिव चेकअप के लिए आप कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल करवा दीजिए बच्चे का, अरे हमारा बच्चा अभी तो 19 साल का है, मेडिकल लेबल क्यों लगाना उस पर। एक तरह की भ्रांति है कि बच्चे पर पेशेंट का लेबल लग जाएगा, नंबर 1। दूसरा, क्यों कराएं साहब, हम कोई सिम्टम्स तो है नहीं बच्चे में। लोग सोचते हैं कि टेस्ट तभी करवाना चाहिए जब कोई समस्या दिखे। और तीसरा, फिर बच्चे की बारी, दो बार तो डिनायल आपको माँ बाप से और फैमिली से आ जाएगा। और तीसरा, जब आप बच्चे से पूछें तो वो भी कहेगा कि साहब ये जो यूथ इनविंसिबिलिटी जो बायस होता है कि साहब मैं तो जवान हूँ, मुझे क्या होगा, ये तो 40-50 साल की उम्र की बीमारी है। तो ऐसी मानसिकता में अर्ली स्क्रीनिंग भारत में कितना चुनौतीपूर्ण आपको लगता है डॉक्टर मेहरोत्रा? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा ना सर। ये जो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, ये जो गाइडलाइंस है अमेरिकन गाइडलाइंस है। दूसरा, अमेरिका और इंडिया में अभी डिस्कस भी काफी हो रहा था कि अर्ली यहाँ होती है इंडिया में, और जो बाकी हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं अपना अपना। लेकिन अमेरिकन गाइडलाइन में कहा गया है कि 2 साल तक की उम्र बच्चे में 2 साल तक में एक बार लिपिड प्रोफाइल होने के 2 साल। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि सारी प्राइमरी प्रिवेंशन की बात हो रही है, यानी कि इनको बीमारी हो रही है, सारी प्राइमरी प्रिवेंशन है कैसे बचा जाए। तो 2 साल के बच्चे में इसलिए करना है कि एक होती है स्टेज बीमारी होती है जो फैमिलियल होती है, कि फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रीमिया बोलते हैं। ये अपने आप में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इवन 1000 तक पहुंच जाता है, और बहुत अर्ली डेथ भी होती है बच्चों में। और दूसरा, अगर किसी में फैमिली में स्ट्रॉन्ग प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, उनको 2 साल से कम में ही चेक कराना चाहिए। 2 साल के बच्चे की बात हो रही है। फिर उसके बाद है कि 9 से 11 में होना ही होना चाहिए। 9 से 11 अभी डॉक्टर ने जिक्र भी वापस में। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर मान लीजिए सब कुछ ठीक है, लेकिन जस्ट टू डिटेक्ट कि फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रेमिया इस तरह की कोई कंडीशन तो नहीं है जिससे कि बीमारी जल्दी होती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद 19 साल पे आती है बात कि 19 से 21 में होना चाहिए। अब वो क्यों होना चाहिए, उसका अवश्य कारण बात हो भी रही है कि जितनी जल्दी और जितना बेटर तरीके से आप लिपिड को कंट्रोल कर पाते हैं, उसमें बात के कॉम्प्लिकेशन कम हो गए। ये सारी बातें प्राइमरी प्रिवेंशन के, बार बार बोल रहा हूँ, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट्स द अंडरलाइंग थिंग, कि जैसे कोई बीमारी नहीं है उसमें उसको कैसे बचना उसके लिए है। उनके लिए जो लेवल बनाए गए हैं इस समय जो कोलेस्ट्रॉल के, वो चेंज हो गए। जिनको बीमारी नहीं है लेकिन हाई रिस्क में भी हैं, वो अगर तो लेस देन 55, जिनको हार्ट बीमारी हो गई ऑलरेडी, उसके बराबर लाना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जो
रेजिडुअल रिस्क होता है जो उसमें बात आई है, कोलेस्ट्रॉल देखने के अलावा भी जो और बात कोई होती है, कुछ पेशेंट ग्रुप्स होते हैं जी। जैसे इनको मान लिए HIV है, डायबिटीज इस तरह की चीजें हैं, उनमें एडिशनल टेस्ट जैसे कैल्शियम स्कोरिंग की बात हो रही है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, होना जरूरी है। ओके। उसके 40 के बाद में और फीमेल में 45 के बाद FOA का होना जरूरी है। FOA एक बार की हो जाता है कि उसको है तो होने के चांसेस ज्यादा है। अब बात है कि हमें क्यों, हमारे साथ इंडिया में क्या होना चाहिए, इंडिया में और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इस चीज को। हम देख रहे हैं कि हमारे किस वातावरण में हम जी रहे हैं। अभी जो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे आया था बजट से पहले, तो दे हैव फ्लैग्ड इट कि इंडिया में मोर देन 60% ऑफ डेथ्स आर बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल डिजीजेस। जो ओबेसिटी का कारण उसमें बहुत ज्यादा आया है, तो उसमें कुछ मैं बता रहा हूँ आपका डाटा कि 2009 में जो आपका प्रोसेस फूड था दैट वाज 0.9% यूज निकाला था, एंड इट इज क्वाइट 24, इट हैज कम टू 40 टाइम्स। उसी बराबर में बच्चों में ओबेसिटी डबल हुई है, 2 टाइम्स। हम इस जो प्रोसेस फूड खा रहे हैं उसमें डाटा में दे रखा था, इट इज मोर देन 11 lakh crore of processed food which we are eating out of home, out of house, जो खाना हम खा रहे हैं, more than 5.6 lakh crore। ये 24 से 25 का डाटा अभी आज करेंगे। स्नैकिंग हम 50,000 करोड़ से ज्यादा की कर, तो हम जिस उसमें वातावरण में रह रहे हैं, एब्सोल्युटली, ये आपने डेटा बताया है कि हमारे लिए ये एक और ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी कहा जाता है कि वेस्टर्न स्नैक्स के हम वैसे भी डंपिंग ग्राउंड बन चुके हैं, जो वहाँ पर स्नैक्स छोड़ चुके हैं लोग या उससे उबर चुके हैं, अब हेल्दी स्नैक्स की तरफ जा रहे हैं, उनका डंपिंग जोन हम बन चुके हैं। आप हमारा स्नैक्स उठा के देख लीजिए, ब्रेकफास्ट उठा के देख लीजिए, सारा का सारा हम वेस्टर्न अब फॉलो कर रहे हैं। और वो पूरा का पूरा एक कैंपेन है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन चल रहा है कि हमारे टेबल तक उनकी त्यागी हुई चीज़ें कैसे पहुँचें। बट बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि क्यों हमारे लिए अर्ली एज में स्क्रीनिंग आवश्यक हो जाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार भाई हेल्दी दिखता है तो हेल्दी ही होगा। ये हिंदुस्तान में ये जो अपीयरेंस बायस है ये कैसे टूटा जाए, और आपके बाहर की अपीयरेंस के अंदर आपकी बॉडी क्या कुछ कह रही है, खास तौर से यंगस्टर्स की, ये समझना कितना इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर मनोज सर, ये जो मैं कह रहा था कि हिंदुस्तान में हमारे यहाँ हेल्थ को अपीयरेंस से जो जज किया जाता है, ख़ास तौर से ये कहा जाता है, आम घरों में आम धारणा है कि भाई वो तो स्लिम है, एक्टिव दिखता है, तो लोग मान के चलते हैं कि भाई उसका कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल होगा ही। ये कितना इंपॉर्टेंट है? आपसे पिछली मर्तबा जब बातचीत हुई थी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि कैसे इंडियंस में थिन फैट फिनोटाइप कॉमन है, बाहर से यानी कि स्लिम दिखते हैं लेकिन अंदर विसरल फैट की आवश्यकता होती है। तो थोड़ा ये बताइए सर कि यंगस्टर्स को लेकर जो हमारे परिवारों में धारणा है कि बाहर से तो बच्चा एक्टिव है, थिन है, पतला है, लीन है, अंदर से तो उसको कुछ होगा ही नहीं, इस डिनायल मोड में जो रहते हैं सर, उनके लिए क्या कहेंगे? दीपक जी, पहले भी हमने आपसे बात की थी और मैंने कहा था कि अट्रैक्टिवनेस और वेलनेस दोनों सिनोनिम्स नहीं है। बाहर से जो सुंदर सुडौल दिखता है वो अंदर से भी स्वस्थ हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम लोगों के दिमाग में ऐसा होता है। देखिए, निश्चित तौर पे ओबेसिटी ये डिजीज, मोटापा से बीमारी होती है, बट एक जिसका वेट है, आइडियल है या थिन है, वो स्वस्थ होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आप देखें, मैं कई बार देखता हूँ कि जो डायबिटिक्स होते हैं, पतले जो डायबिटिक्स होते हैं, उनकी जो हार्ट की आर्टरी होती है वो ज़्यादा घिसी हुई, बिल्कुल पतली सी, डिफ्यूजली डिजीज होती है। और जो ओबीज डायबिटिक्स होते हैं उनकी नसें फिर भी थोड़ी हेल्दी रहती है, मोटी रहती है, कहीं कहीं ब्लॉकेज होता है। तो मुझे लगता है कि जो बायोकेमिस्ट्री, जिस स्क्रीनिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, हमें बायोकेमिस्ट्री भी देखनी होगी। सिर्फ देखना सुंदर होना स्वस्थ होने का परिचायक नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि आप मेंटली भी ठीक नहीं होते हैं और फिजिकली भी ठीक नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। जैसे आपको अपनी यूरिया क्रेटिनिन
ब्लड शुगर, आपका लिपिड प्रोफाइल, ये सब तो जरूर कराना है। इससे कम से कम देखिए, कहा जाता है कि 80% कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज प्रिवेंटेबल। ऐसा नहीं है कि सडन कार्डियक अरेस्ट होता है और लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो कहीं ना कोई कारण तो होता है उसके पीछे। वे मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, इसलिए बहुत सारी बातें होती हैं। जेनेटिक होता है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, डायबिटीज, सीकेडी। इस गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि जिनका किडनी खराब है उनको भी स्टैटिन लेना शुरू कर देना चाहिए। जो HIV से इन्फेक्टेड हैं उनको भी स्टैटिन या कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन पे रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि कैल्शियम स्कोरिंग की जो बात हुई है, बड़ा हल्का सा टेस्ट है, CT से पता चल जाता है। और जिनका कैल्शियम स्कोर हाई है उनको भी हम चूज कर सकते हैं कि इनको हाई डोज स्टैटिन पे देना है। और जहाँ तक बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बात है, जिनको पहले से हार्ट डिजीज है उनका लेवल 55 तक बताया गया है कि 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक उसको रखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शारीरिक सौंदर्य से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर की और वो खासतौर से कोविड के बाद एक्चुअली किसी को समझ में आ नहीं रहा है कि अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए बेटर है कि आप अर्ली स्क्रीनिंग कराएं, क्योंकि आपने स्टैटिन्स का भी जिक्र किया और इस रिपोर्ट में भी या इस रिकमेंडेशंस में भी काफ़ी है। डॉक्टर गौतम बंसाली, हमारे यहाँ एक और आम धारणा है, वो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। अब बहुत सारे लोग इस आर्गुमेंट्स के साथ आ जाएंगे कि साहब ये कुछ नहीं है, ये तो इंटरनेशनल लॉबी है जो स्टैटिन बेचने के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स निकाल देती हैं ताकि अर्ली एज में जो है उनकी स्टैटिन्स वगैरह बिक जाएं। तो क्या ये बात सही है सर? ये धारणा रखना सही बात है? और क्या स्टैटिन वाकई में हमारे शरीर को लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान पहुंचाती हैं? जी दीपक जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में ये आ गया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इतने ज़्यादा आ गए हैं जो डॉक्टर नहीं है, जिनको मेडिकल साइंस का पता नहीं है, जिनके पास में कोई रिसर्च नहीं है, जिनके पास कोई डेटा नहीं है, बिना किसी डेटा के बट लुभावनी बातें करती है। जो पब्लिक को अच्छा लगता है कि स्टैटिन ज़बरदस्ती दिया जाता है, डॉक्टर ज़बरदस्ती देते हैं, डायबिटीज की दवाई ज़बरदस्ती दी जाती है, या कोई बहुत बड़ी फार्मा लॉबी है उसके पीछे, वो उसको करने के लिए है। जो भी बात की जाए, मैं तो कह रहा हूँ सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है, जो क्वालिफाइड नहीं है, उसके ऊपर स्ट्रिक्टली बैन लगना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ होता है। कि जो भी स्टैटिन वगैरह मेडिसिन दी जाती है, यस ये सही है कि किसी के साइड इफ़ेक्ट है, थोड़ा मायोपैथी होता है, मांसपेशियों में खिंचावट आती है, थोड़ी थकावट भी आती है, बट अगर ज़रूरी है तो वो ज़रूरी है। आपको हमेशा रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना चाहिए कि आपका लाइफ का रिस्क कितना है और बेनिफिट कितना होता है। आप अगर स्टैटिन लेते हैं, स्टैटिन एक ऐसी दवाई है जो आपके लिए एक तरह का लाइफ सेविंग का काम करती है। नॉट ओनली कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ये स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, उनके लिए भी काम करती है। और हम लोग तो कई बार बोलते हैं कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही सस्ती दवाएं हैं, इकोस्प्रिन, स्टैटिन और सॉबिटेट। ये 3 दवाइयाँ इतनी सिंपल, सीधी, सस्ती, सुंदर, टिकाऊ दवाई है कि हर आदमी को घर में, ऑफिस में, कार में, गाड़ी में, हर जगह पे ये मेडिसिन रखनी चाहिए। सॉबिटेट, इकोस्प्रिन और स्टैटिन ये लाइफ सेविंग ड्रग है, आपकी ज़िंदगी को बचा सकती है। और कोई सोशल मीडिया वगैरह के इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है कि इसके ऊपर वो लॉबी, ये लॉबी है। हमारे पास डेटा है, रिसर्च है, स्टडीज है कि यस स्टैटिन लेने के बाद साइंटिफिक बैकअप है। बिल्कुल, इसका साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है। तो लाउड एंड क्लियर सर ने बताया कि स्टैटिन को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनको दिमाग से दूर कर लीजिए। बहुत क्विकली डॉक्टर मेहरोत्रा सर, क्या कहेंगे उन लोगों के, उन माँ बाप के लिए जो बच्चों को अर्ली एज में टेस्ट वगैरह से दूर रखते हैं, साइकोलॉजिकली भी, और उनको लगता है कि मेडिकली भी, एक बार बच्चा हॉस्पिटल चला गया तो फिर जाना ही पड़ेगा, मतलब इस तरह की भ्रांतियां भी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे सर? अब अधिकतर बच्चे तो हॉस्पिटल ही हो रहे हैं साहब। करेक्ट। इशू ये है कि मेरे ख्याल में जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ी है, लोग जो जेन्युइन सोर्स है उस चीज की राय मानते हैं और जो ठीक मेडिटेशन है वो राय भी देते हैं इसके नाम पर, और यूजली फॉलो। एक भाई जो बात चली इसमें बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी एवरेज एज वाज 30-32 एंड नाउ इट इज रीचिंग 70 जी। हम ये जानते हैं कि ना हमारे खाने में कोई इम्प्रूवमेंट, बड़ी गिरावट हुई है। द एयर विच वी ब्रीथ, वो क्वालिटी हर कोई जानता है जी। सारी परेशानियों के बावजूद हम यहाँ तक पहुंचे, तो कैसे पहुंचे? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मॉडर्न मेडिकल सिस्टम। राइट। इसमें सब ये एविडेंस बेस्ड होता है, रैंडमाइज कंट्रोल गाइडलाइंस हैं, ये किसी पेपर नहीं है जी जी। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं, उसके बाद उसका निकला है, उसका जो कुल मिला के निचोड़ वो इसमें रखा गया। बिल्कुल
बिल्कुल। समझना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है सर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि जब गाइडलाइंस आ रही हैं, एविडेंस बेस्ड हमारे पास बैकअप है, तो फिर भ्रांतियों में क्यों फंसना। और कुल मिला के गोल जो है इस तरह के रिकमेंडेशंस का भी, वो लाइफ टाइम कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को कम करना है, अर्ली प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज़ करना है, जो हम अरसे से, सालों से इस शो के ज़रिए भी करते आए हैं, और यही इसका संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों का वक्त निकाला आपने। थैंक यू सो मच मेहरोत्रा सर, डॉक्टर भंसाली सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर मनोज कुमार सर का समय निकालने के लिए। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।